ये कहानी काल्पनिक है, कृपया दिल से अपना ना लें। बरगद के नीचे फुसफुसाहट। शाम ढलते ही रवि अपने गांव की कच्ची सड़क से बरगद के पेड़ की तरफ जाता है। पेड़ के तने पर लाल धागा और नींबू लौंग टंगे दिखते हैं और हवा में अजीब सी सड़ांध है। वो टॉर्च जलाकर जड़ों के पास पड़े पुराने चूड़ियों के टुकड़े उठाता है। दूर से किसी औरत की धीमी हंसी सुनकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो खुद से कहता है कि आज सच पता करके ही लौटेगा। रवि पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाता है और मिट्टी में ताजे पैर के निशान देखता है जो सीधे तने में जाकर गायब हो जाते हैं। वो झुककर निशानों पर राख छिड़कता है ताकि दिशा समझ सके। तभी टॉर्च की रोशनी में पेड़ की छाल पर नाखूनों के ताजे खरोच उभरते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने किए हों। रवि डर दबाकर जेब से माचिस निकालता है। अचानक ऊपर से सूखी टहनी टूटकर उसके कंधे पर गिरती है और वो लड़खड़ाकर पीछे जाता है। कंधे में दर्द के बावजूद रवि टहनी हटाकर तने के पास बने छोटे से छेद में हाथ डालता है। उसकी उंगलियां किसी ठंडी धातु से टकराती हैं और वो एक जंग लगी छोटी घंटी निकाल लेता है। घंटी पर काले धब्बे और सूखे खून जैसे निशान दिखते हैं, जिसे देखकर रवि की सांस तेज हो जाती है। तभी पेड़ के पीछे से किसी के घुंघरू की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रवि टॉर्च घुमाता है तो परछाई लंबी होकर उसकी तरफ सरकती दिखती है। रवि घंटी को कसकर पकड़ता है और पीछे हटते हुए भी टॉर्च की रोशनी परछाई पर टिकाए रखता है। परछाई अचानक पेड़ की जड़ों में समा जाती है और उसी पल हवा में औरत की फुसफुसाहट गूंजती है। घंटी वापस रख दे। रवि की हथेली में घंटी अपने आप हल्की हल्की बजने लगती है। वो समझ जाता है कि अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा। घंटी का श्राप। रवि की हथेली में घंटी खुद ब खुद बजती रहती है और उसकी उंगलियां सुन वो दौड़कर गांव की तरफ भागता है, लेकिन हर कदम पर उसे लगता है जैसे कोई उसके पीछे नंगे पांव चल रहा हो। रास्ते में उसकी टॉर्च बार बार झपकती है और रोशनी में पेड़ों की परछाइयां टेढ़ी होकर नाचती हैं। वो रुककर घंटी को कपड़े में लपेटने की कोशिश करता है, पर आवाज और तेज हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बरगद की जड़ें जैसे सड़क पर फैलती दिखती हैं। रवि अपने घर के आंगन में घुसते ही दरवाजा बंद करता है और घंटी को लोहे की डिब्बी में रखकर ढक्कन दबा देता है। फिर भी डिब्बी के भीतर से धीमी टन टन सुनाई देती है, जैसे धातु खुद सांस ले रही हो। दीवार पर टंगी तस्वीरें कांपने लगती हैं और तेल का दिया अचानक नीली लौ में जल उठता है। की लकीर खींचकर कमरे का घेरा बनाता है। उसी समय खिड़की के बाहर किसी औरत के बालों की लंबी लट सरकती दिखती है। रवि साहस करके खिड़की खोलता है तो बाहर कोई नहीं, बस बरगद के पत्ते हवा में उल्टे घूम रहे हैं। वो घर के पुराने संदूक से दादाजी की तांत्रिक डायरी निकालता है और पन्ने पलटता है। डायरी में लिखा मिलता है, बरगद वाली चुड़ैल की घंटी जिसने उठाई वो 3 रातों में पेड़ की जड़ बन जाएगा। रवि का गला सूख जाता है और वो अपनी हथेली देखता है जहाँ काली रेखाएं उभरने लगी हैं। अचानक कमरे के फर्श पर मिट्टी फटती है और पतली जड़ें अंदर घुसकर उसके टखने को लपेट लेती हैं। रवि चीख दबाकर जड़ों को खींचता है और चाकू से काटने लगता है। जड़ कटते ही हवा में वही फुसफुसाहट लौटती है, तीसरी रात मेरे नीचे। रवि समझ जाता है कि उसे वापस बरगद के पास जाना ही पड़ेगा। लौटना बरगद के पास। रवि दर्द से लंगड़ाते हुए टखने पर पट्टी बांधता है और चाकू, माचिस, नमक की थैली और दादाजी की डायरी बैग में डालता है। वो लोहे की डिब्बी में घंटी रखकर उसे रस्सी से कसकर बांध देता है ताकि रास्ते में ना खुले। रात गहरी होते ही वो अकेला खेतों के रास्ते बरगद की तरफ निकल पड़ता है। उसकी सांस में भाप दिखती है और दूर से उल्लू की आवाज आती है। वो खुद को समझाता है कि अगर नियम तोड़े बिना श्राप काटना है तो डर पर काम करना होगा। रवि नमक का घेरा बनाता है और डायरी के अनुसार मंत्र पढ़ते हुए डिब्बी खोलता है। घंटी बाहर आते ही तेज बजती है और पेड़ की छाल पर चेहरा सा उभर आता है, आंखें बंद और होंठ मुस्कुराते हुए। रवि माचिस जलाकर तने के पास रखे नींबू लौंग हटाता है और जड़ों के बीच एक पुरानी हड्डियों वाली पोटली दिखती है। उसके हाथ कांपते हैं पर वो पोटली को बाहर खींच लेता है। पोटली खुलते ही अंदर से काले धुएं के साथ घुंघरू,
टूटी चूड़ियां और एक मुड़ी हुई चांदी की पायल गिरती है। रवि को याद आता है कि गांव की बूढ़ी काकी कहती थी, चुड़ैल किसी दुल्हन की पायल से बंधी है। वो पायल उठाता है तो उसकी हथेली की काली रेखाएं और फैल जाती हैं और उसके कान में किसी औरत की सिसकी सुनाई देती है। अचानक जड़ें जमीन से निकलकर नमक के घेरे को तोड़ने लगती हैं और रवि पीछे हटता है। वो चाकू से जड़ें काटता है, लेकिन हर कट के साथ पेड़ से कराहने जैसी आवाज आती है। रवि डायरी में आखिरी निर्देश पढ़ता है, पायल को घंटी के साथ जड़ के मुंह में लौटाओ और सच बोलकर माफी मांगो। वो पायल और घंटी लेकर तने के उस छेद के पास झुकता है। तभी उसके पीछे काली साड़ी की परछाई खड़ी हो जाती है। परछाई की उंगलियां उसके कंधे पर टिकती हैं और उसकी गर्दन पर ठंडी सांस पड़ती है। रवि हिम्मत करके मुड़ता है और पहली बार उसे धुंधला चेहरा दिखता है। आंखें खाली पर आंसू बह रहे हैं। श्राप की मुक्ति। रवि वहीं खड़ा रहता है, डर के बावजूद भागता नहीं और अपनी टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर टिकाए रखता है। वो धीमे पर साफ शब्दों में कहता है कि उसने लालच या मजाक में घंटी नहीं उठाई, पर उसने गलत किया और उसे अफसोस है। परछाई कांपती है और उसके चारों ओर हवा घूमकर पत्तों को गोल गोल नचाती है। रवि अपनी हथेली की काली रेखाएं दिखाकर कहता है कि वो सजा से नहीं भागेगा, बस इसे सही करना चाहता है। फिर वो घुटनों के बल बैठकर जड़ों के सामने सिर झुकाता है। रवि घंटी और चांदी की पायल को एक साथ पकड़कर तने के छेद में धीरे धीरे वापस रखता है। वो डायरी के मंत्र को पूरा पढ़ता है और नमक की थैली से आखिरी बार जड़ों पर छिड़कता है। जैसे ही वस्तुएं भीतर जाती हैं, पेड़ के तने में हल्की चमक दौड़ती है और कराहने की आवाज थम जाती है। परछाई की आंखों से आंसू गिरते हैं और जमीन पर गिरते ही छोटे छोटे सफेद फूल उगाते हैं। रवि की हथेली की काली रेखाएं रुककर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। परछाई पीछे हटती है और उसकी साड़ी का काला रंग धुंधला होकर एक साधारण दुल्हन की आकृति में बदलने लगता है। वो बिना शब्दों के हाथ जोड़ती है, जैसे वर्षों से फंसी हुई सांस को छोड़ रही हो। बरगद की जड़ें जो रवि के टखने तक पहुंची थीं, अब ढीली होकर मिट्टी में वापस सरक जाती हैं और रवि राहत की सांस लेता है। हवा फिर से चलने लगती है। दूर कहीं कुत्ता भौंकता है और रात सामान्य लगने लगती है। रवि अपनी पट्टी खोलकर देखता है। टखने पर जड़ों के निशान बस हल्की लकीर रह गए हैं। दुल्हन की आकृति धीरे धीरे रोशनी में घुलकर गायब हो जाती है और बरगद के नीचे सन्नाटा शांत हो जाता है। रवि जमीन पर गिरे घुंघरू और टूटी चूड़ियां इकट्ठा करके वहीं मिट्टी में दबा देता है ताकि कोई और फिर न छेड़े। वो बरगद के तने पर लाल धागा खोलकर पास के मंदिर में चढ़ाने का निश्चय करता है और टॉर्च बंद कर देता है। सुबह की पहली रोशनी में वो गांव की ओर चलता है। चेहरे पर थकान के साथ सुकून है। पीछे बरगद के पत्ते सामान्य तरीके से सरसराते हैं, जैसे अब वहां कोई फुसफुसाहट नहीं बची।